नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर दो बड़े फैसले सुनाए हैं। इन दोनों बड़े फैसलों के बारे में आज की वीडियो में बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको इन तक समझाऊंगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये दो बड़े फैसले क्या हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी को लेकर और SC ST OBC कैटेगरी को लेकर के आरक्षण जो फैसला हुआ है, आरक्षण मिलना है कि नहीं मिलना है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। किस अनुच्छेद के तहत आता है ये सब बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे ऐसी और अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के दो मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, उन दो मामलों पर फैसले सुनाए हैं। इसमें एक मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो इसमें एक ये है कि अब जनरल कैटेगरी में SC ST OBC को भी मौका मिलेगा। पहला तो ये है। दूसरा ये कि अगर SC ST और OBC अगर मान लो किसी एग्जाम को दे रहे हैं, उसमें कई स्टेजेस हैं, तो एक स्टेज में अगर वो किसी आरक्षण का लाभ ले लेते हैं, मतलब मान लो आयु में छूट ले लेते हैं, या मान लीजिए फीस में छूट ले लेते हैं, या मान लीजिए कोई भी ऐसी जो आरक्षण वालों को मिल रहा होगा छूट, SC ST OBC वर्ग को, या किसी हैंडीकैप्ड वर्ग को, या किसी भी EWS या किसी भी प्रकार का जो आरक्षित श्रेणियां होती हैं उसमें अगर किसी का आरक्षण मिल रहा होगा एक स्टेज में, तो वो आगे आने वाले स्टेज में भले ही क्यों ना वो जनरल वाला या कहीं UR अनरिजर्व कैटेगरी को ही क्यों ना क्वालिफाई कर ले, उसे नहीं मिलेगा आरक्षण। तो आप देखिए, आरक्षण पर फायदा लेने के बाद जनरल सीट पाने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आरक्षण का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं होगा। इसको आसान भाषा में करके आपको समझाऊंगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, वीडियो एंड होते होते आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हुआ क्या था ना कि अभी हाई कोर्ट में मामला गया था, तो हाई कोर्ट ने एक बार ये फैसला सुनाया था कि कोई भी बच्चा जो होगा, कोई भी अगर उम्मीदवार है, वो अगर फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का आरक्षण श्रेणी का लाभ ले लेता है, मान लीजिए कि वो SC ST या OBC या EWS का वर्ग का है, और उसने फॉर्म जो निकला हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें ये कह दिया गया कि अगर आप फॉर्म फिल करते हो, तो अगर फिल करने में के दौरान ही आप टिक कर देते हो कि आपको इस फला एग्ज़ाम के लिए इस स्टेज में छूट चाहिए, मतलब आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, आप एज में छूट मान लो ले रहे हो, या फिर मान लो आप ले रहे हो, उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, या आप फी कंसेशन में छूट ले रहे हो, या किसी प्रकार का छूट ले रहे हो, तो फिर जब उसका एग्ज़ाम होगा, जब कट ऑफ जारी होगा, तो आपको जनरल में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको अनरिजर्व में कंसीडर नहीं किया जाएगा, भले ही आपने क्वालिफाई किया हुआ वो कट ऑफ तो भी क्यों ना हो। तो ये फैसला था हाई कोर्ट का। फिर इसके बाद विवाद शुरू हो गया। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे संविधान के अनुच्छेदों के तहत दो बड़े ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं आरक्षण को लेकर के। इसमें आरक्षण को इन्होंने जीरो सम गेम कहा है कि ये जीरो सम गेम नहीं है, मेरिट को सार्थक बनाने और सबको समान अवसर देने का एक संवैधानिक साधन है। इसीलिए इसको उसी रूप में देखा जाए, इसको ऐसा ना देखा जाए कि हाँ भाई ये तो बस पीढ़ीगत चला आ रहा है तो पीढ़ीगत मिलता ही जाएगा। आरक्षण पर वैसे मैं इससे पहले भी आपको वीडियो दे चुका हूँ, उसमें एक फैसला ये भी था कि कोटा के अंदर कोटा लाने का भी बात किया जा रहा था कि सब कोटा, मतलब कि जैसे OBC में होता है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ऐसे ही क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को SC और ST कैटेगरी में भी लाने की बात की गई थी। खैर, माइग्रेशन का नियम को लेकर के इन्होंने कहा कि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अगर ज्यादा अंक लाता है तो वो जनरल सीट पर माइग्रेट कर सकता है। तो अगर कोई SC ST OBC है, लेकिन उसने स्कोर अपना इतना ऐसा किया है कि वो जनरल कैटेगरी में के स्कोर के बराबर आ जाता है, UR कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई करता है, इतना मेरिट लाता है, तो वो उसका हकदार होगा। उसमें अगर सीटें हैं तो फिर उसको मिलेंगी। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आपको समझना, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ जिससे आसानी हो जाए आपको समझना कि ये मामला है क्या। देखो, जैसे कि कैटेगरियाँ मोटी मोटी अगर देखा जाए, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें ऐसे दिया रहता है कि भाई अनरिजर्व के लिए या जनरल के लिए इतनी सीट है, फला सीट है, मान लो बोल दिए कि 403 सीट है, ठीक है। इसके बाद अगर कह दिया गया कि OBC जो है, OBC कोटा के तहत मिलेगा, चलिए 300 के आसपास सीट मान लेते हैं। इसके बाद कह दिया गया कि EWS के तहत जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, इसके तहत मान लीजिए कह दिया गया 100 सीट है। इसके बाद फिर SC कैटेगरी के लिए बोल दिया गया कि चलिए इसमें जो है ये 203 सीट है, 207 बोल लिए।
ठीक है। इसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए कम सीटें रहती हैं। एसटी कैटेगरी के लिए बोल दिया गया कि चलिए मान लीजिए कि ये 7 3 10 हो गया, ये 50 सीटें हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो इधर 5 इधर 7 3 10, इसके बाद फिर 2 1 3 3 6 4 10 1 11, 1150 मान लीजिए सीट आती है। अब इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। जब इस फॉर्म को फिलअप करता है कोई, मान लीजिए एससी का बंदा है, वो फिलअप करता है। एससी के बच्चे मान लीजिए लाख लोग इसको फॉर्म को फिल करते हैं, एससी वाले केवल, और उसमें 260 सीट है उसके लिए रिजर्व। लेकिन कोई एससी का उम्मीदवार ऐसा है जिसने अच्छा खासा ला दिया नंबर, और इतना नंबर लाया कि जनरल का भी वो कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या वो जनरल वाली सीट में कंसीडर किया जाएगा? तो कहा गया है हाँ किया जाएगा, क्योंकि ये जनरल यूआर कैटेगरी है, मंडल मतलब कि अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी, ये सभी के लिए जनरल है, सामान्य है। ऐसा नहीं है कि इसमें सवर्ण के लिए कहा गया है। मतलब आप समझिए, ये जनरल जो है ये जनरल है, जनरल मतलब सामान्य, सभी के लिए है, सब सामान्य सीटें हैं। बाकी जो है ये रिजर्व्ड सीटें हैं। तो इसको दो पार्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बांट दिया है कि इसको कहा है कि ये रिजर्व्ड सीट है, रिजर्व्ड सीट है, और इसको कहा है ये अनरिजर्व्ड सीट है। तो अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड मतलब कि उसमें कोई भी जा सकता है, यूआर का भी, ईडब्ल्यूएस का भी, एससी का भी, एसटी का भी। लेकिन जो रिजर्व वाला होगा उसमें रिजर्व वाला ही जाएगा। अब इसमें दो मामले थे, फंसे हुए थे। होता क्या था कि पहले स्टेज में कई कई बार स्टूडेंट प्री निकालने के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा, मान लो जैसे कोई यूपीएससी का ही ले लो, तो यूपीएससी में 10 लाख लोग फॉर्म भरे। अब प्री में जो है उनको मतलब लाख 1.5 लाख लोग के आसपास में क्वालिफाई हो गए। अब प्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, प्री की कट ऑफ हाई गई। प्री में वो ले लिया बच्चा आरक्षण, कोई एससी का था या एसटी का था, आरक्षण ले लिया। उसके बाद मेंस जब आया तो मेंस में वो कहा कि नहीं भाई हम अनरिजर्व में रहेंगे। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि अनरिजर्व में वो जाकर के सीट बुक कर ले। तो यहाँ जो 207 सीटें फिक्स थी एससी के लिए, तो वो तो एससी वाली फिक्स होगी, उसमें कोई और कैटेगरी का नहीं आ पाएगा। लेकिन जनरल वाले में तो ये सब के लिए है, तो जनरल वाले में एससी वाला भी आ सकता है, ओबीसी वाला भी आ सकता है, और एसटी वाला भी आ सकता है, और जो सवर्ण वाले होंगे वो भी आ सकते हैं। तो तब दिक्कत हो जाती थी। वो लोग विरोध करते थे जो सवर्ण होते थे, कि वो ये कहते थे कि भाई अगर वो आरक्षण लेकर के प्री क्वालिफाई किया हुआ है तो मेंस के लिए वो हमारी सीटें क्यों बर्बाद कर रहा है, उसको मेंस को भी उसी में रहना देना चाहिए। अगर वो मेंस में भी यहीं पे रहता तो फिर इन 207 में से वो सीट एक अपना लेता, है कि नहीं बात बरोबर वाली, कि इस 207 में से कोई एक सीट उसकी होती। लेकिन अब चूंकि उसने ये कह दिया कि भाई अगर हम ज़्यादा नंबर ला देते हैं, और ज़्यादा नंबर अगर मान लीजिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई और ज़्यादा नंबर ला दिए, इस कट ऑफ में आ गए, तो इसमें वाले में एक सीट वो पा गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा सीट रहेगी, अनरिजर्व की ज़्यादा सीट रहेगी, रिजर्व सीटें ऑब्वियस सी बात है कम रहेंगी। तो अगर इसमें ये ज़्यादा नंबर ला दिया तो इसमें आ जाता है, तो इधर वालों की सीटों को दिक्कत होने लगती है। तो इधर तो 207 भरा ही भरा, और जो तेज बच्चे थे वो इसमें भी आ गए, ये दिक्कत थी, और इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि नहीं, अगर कोई स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट स्टेज में अगर इसके तहत गया हुआ है, तब वो सेकंड स्टेज में इसमें नहीं आ पाएगा, उसे इसी में रखा जाएगा, और इसी की भले ही कट ऑफ आगे चली जाए। तो अब होगा ये कि जैसे ओबीसी वाला अगर लोगे केस, ओबीसी में क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, तो ओबीसी का केस लोगे तो कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि यूआर का कट ऑफ कम चला जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। क्योंकि ओबीसी में अगर मान लो आरक्षण लेकर के कोई ओबीसी में गया है और ओबीसी में ज़्यादा होनहार बच्चे हैं, तो फिर जब उसका मेरिट बनेगा तो भाई शुरुआत से उतनों को ही लेना है। सीट तो 300 है, तो शुरुआत में जब 300 टॉप 300 उठाए जाएंगे तो पता चलेगा इसका कट ऑफ ज़्यादा चला गया और यूआर वाले में कम चला गया। क्योंकि जिसने आरक्षण पहले से टिक कर दिया था कि हमको चाहिए आरक्षण, चाहे एज में चाहे फीस में या किसी भी प्रकार का आरक्षण चाहिए, तो वो फिक्स हो जाएगा उसका। तो इससे विवाद नहीं रहेगा अंत में जाकर, सेकंड स्टेज में जाकर, या डिस्प्यूट नहीं रहेगा। और एक लिस्ट जो निकल करके आएगी फाइनल रिजल्ट की, उसमें क्लियर कट ये रहेगा, पता रहेगा एग्जाम देने के बाद पता रहेगा कि हाँ भाई कितना जाना है कट ऑफ, है ना, या फिर हमारा होना है कि नहीं होना है। तो ये कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा कि उसमें जनरल वाले में, यूआर वाले में कहीं ओबीसी का, कहीं एससी का, कहीं एसटी वाला कोई, या कहीं अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस वाला कहीं आकर के घुस गया। ऐसा नहीं होगा। जनरल कैटेगरी को ओपन कैटेगरी माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक ओपन कैटेगरी होगी, ये ओपन फॉर ऑल होगी, लेकिन तब होगी जब इसमें
कोई भी पहले से आरक्षण, किसी भी प्रकार का आरक्षण लिया हुआ व्यक्ति नहीं आएगा। तब एक केस तो मैंने आपको समझाया प्रीलिम्स और मेंस वाला, कि प्रीलिम्स में लिए हो तो मेंस में नहीं जा पाओगे आरक्षण के तहत। अगर आरक्षण के तहत जाना है तो आपको प्रीलिम से ही पहले से ही अपने आप को ओपन रखना है। दूसरा केस ये था कि SC ST या OBC या EWS वाले क्या जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं, क्या जनरल कैटेगरी से वो चाहे कि नहीं हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हम जनरल से ही फाइट करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसको भी कहा गया हाँ बिल्कुल, नो डबल बेनिफिट का सिद्धांत लागू तो होगा, लेकिन अगर शुरुआत से ही कह रहे हो हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए तो मतलब कि हम डायरेक्ट चले जाएंगे। अब ये दोनों केस लगभग लगभग सिमिलर ही है, इसीलिए एक साथ फैसला आया है, लेकिन दोनों अलग अलग मामलों का था। एक था राजद यादव केस था ओपन सीट का अधिकार वाला, और दूसरा था साजिद राय केस, तो नो डबल बेनिफिट वाला। तो ये दोनों पर ही फैसला आया है। तो पहले के तहत ये था कि जनरल कैटेगरी एक ओपन कैटेगरी है, इसमें कोई अलग कोटा नहीं है, ये सभी के लिए खुली है, कोई भी जा सकता है बशर्ते वो ओपन सीट के तहत आया हुआ हो, वो कोई रियायत लेकर के ना आया हुआ हो। दूसरा फैसला साजिद राय केस में नो डबल बेनिफिट का था कि प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, इन तीनों में अंतिम परिणाम तक पहुंचते पहुंचते वो तीनों स्टेज में अगर जाएगा, किसी भी स्टेज में आरक्षण नहीं लिया है तो वो बिना ओपन कैटेगरी में जा सकेगा। अगर किसी भी स्टेज में आरक्षण लिया है तो वो उसी स्टेज का फिक्स हो जाएगा और उसी स्टेज में ही उसको बाकी के चरण पूरे करने होंगे। ठीक है, तो ये दो फैसले पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही सुनाया था फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट था। एक्चुअली में वो बात फंस रही थी अनुच्छेदों को लेकर के। अनुच्छेद 16 का ए कहता है कि समान अवसर का अधिकार है, और अनुच्छेद 16 का 4 कहता है कि सकारात्मकता की कार्रवाई की शक्ति है। अब इन दोनों के बीच में आपस में मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, इन दोनों अनुच्छेदों को एक दूसरे का विरोधी टाइप का माना जा रहा था। तो इसीलिए नया न्यायिक मत आया कि भाई देखो, आरक्षण जो है ये मेरिट का विरोधी नहीं है। मेरिट वाला अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है अगर जिसके पास टैलेंट है और वो चाहता है कि हम अच्छा खासा फाइट करें और जनरल कैटेगरी वाली सीट को भी निकाल सकते हैं, हमारे अंदर गट्स है, तो वो बिल्कुल निकाल सकता है। और जो जनरल कैटेगरी के या अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ वही स्टूडेंट्स वहां पर फाइट करने के लिए आएंगे जो कि कोई भी प्रकार का आरक्षण नहीं लिए होंगे। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर कोई SC ST या कोई OBC है लेकिन अगर वो टैलेंटेड है तो वो अनरिजर्व्ड की भांति भी देखा जाएगा। लेकिन अगर आरक्षण लिया हुआ कोई SC ST या OBC वाला है तो वो उसी वर्ग में रहेगा अगर किसी में एक में आरक्षण ले लिया है तो। ठीक है, तो मतलब मेरिट वाले बच्चे जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे होंगे वो अच्छे टैलेंटेड वाले ही कैटेगरी में रहेंगे, चाहे वो SC के हों, ST के हों, OBC हों, EWS हों, या जो भी डिसेबल, फिजिकली डिसेबल या जो भी कैंडिडेट होते हैं, तो वो नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये फैसला आया है। अब उम्मीद है कि आगे का डिस्प्यूट इसको लेकर के खत्म हो जाएगा, लेकिन बहस का, विवाद का ये तो हमेशा सा माहौल बना ही रहता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के, आप इसको कितना समझ पाए हैं। और लगभग मोटा मोटा वैसे ही है, बस बीच में थोड़ा सा घाँच माँच हो गया था पिछले 2-3 सालों में, इसलिए इसे यहाँ पर विवाद बढ़ गए थे। और वैसे पहले भी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक ऐसे ही होती आई रही थी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कैसा लग रहा है ये फैसला। बाकी आप MJT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से भी जुड़ सकते हैं। जाते जाते अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लास्ट 6 मंथ की ई बुक और लास्ट ईयर की ई बुक हमसे ले सकते हो, जिसमें चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट होता है। 5000 प्लस क्वेश्चंस ईयरली में मिल जाएंगे और लास्ट 6 मंथ में आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट, हर एक प्रकार का कंटेंट होता है यहाँ पर। आप टेबल, चार्ट, इन्फोग्राफिक, मैप, इन सब के माध्यम से इसे ले सकते हो, देख सकते हो किस प्रकार का कंटेंट है। डेमो भी अवेलेबल है, आप MJT ऐप पर जाकर के इसे लेंगे। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहीं से बेस्ट ई बुक सेक्शन में मंथली, ईयरली, 6 मंथ, 3 मंथ सारी प्रकार की ई बुक आपको मिल जाएगी करंट अफेयर की। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।